गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और बच्चों आज अपन पढ़ेंगे धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। देखिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो आप चलते हैं अपने टॉपिक में। देखिए धारा घनत्व, मैंने आपको कल बताया था बच्चों विद्युत धारा के बारे में। कल अपन ने बात किया था विद्युत धारा अर्थात करंट के बारे में बात किया था। धारा क्या होती है? धारा एक अदिश राशि होती है और आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं? Q अपॉन टी। और I इक्वल टू मैंने लिखा था dQ अपॉन dt, यानी आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसको अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इसका अपन मात्रक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? जैसे आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसको अपन क्या कहते हैं? कूलम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। देखिए बच्चों, जो ये एम्पियर होता है धारा का मात्रक, वो क्या होता है? एक 7 भौतिक राशियों में से एक मूल भौतिक राशि है, तो इसकी विमा भी क्या होती है? A1 ही होती है। अब बच्चों अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, करंट डेंसिटी, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को अपन धारा घनत्व कहते हैं और इसे J से इंडिकेट करते हैं। J इक्वल्स टू होता है I अपॉन A। ओके स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल बहुत अल्प है तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं J इक्वल टू DI अपॉन DA। ये भी यहाँ पे काम में लिया जाता है। और कभी कभार क्या ले लेते हैं? अल्पांश के लिए DI अपॉन DA भी लिया जाता है। देखिए बच्चों, ये जो धारा घनत्व होता है इसको अपन धारा का फ्लक्स भी कहते हैं। देखो मान लीजिए यहाँ पे ये धारा गुजर रही है और यहाँ पर एक अपन ने क्या ले लिया? क्षेत्रफल ले लिया। तो इसमें से पूरी की पूरी धारा क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए एक पानी यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, पानी बह रहा है और उसमें एक रिंग को क्या करें बेटा? ऐसा रख दें तो उसमें ज़्यादातर पानी उस रिंग में से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अपन धीरे धीरे उसको अगर मान लीजिए टेढ़ा करते हैं तो क्या हो जाएगा? उसका एंगल कम होता जाएगा और धारा क्या हो जाएगी? यानी कि उसमें से गुजरने वाला पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसे प्रदर्शित करते हैं। ये इसका क्षेत्रफल है DA। ओके, इस प्रकार से भी अपन धारा घनत्व को परिभाषित कर सकते हैं और इससे अपन DI इक्वल्स टू J डॉट DA भी निकाल सकते हैं, जहाँ DA क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश जिसको बोलते हैं। और संपूर्ण धारा निकालनी है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चों? समाकलन कर देंगे J डॉट DA। तो यहाँ पर I बराबर आ जाएगी J डॉट DA। ओके बच्चों, इस प्रकार से अपन धारा घनत्व से धारा भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चों, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मैंने यहाँ बताया J इक्वल टू होता है I अपॉन A, यानी कि I का मात्रक होता है एम्पियर और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ये एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है। इसको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने जाना है धारा घनत्व क्या होता है। अब बच्चों अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, चालकों में आवेश का प्रवाह है। चालक होता है, चालकों में आवेश का प्रवाह है, किस प्रकार से होता है? देखिए अपन फाइंड करते हैं। धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह है। देखिए बच्चों, अपन सब जानते हैं कि जो चालक होता है उसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिन पर जो नाभिक का आकर्षण बल होता है, नाभ की आकर्षण बल वो बहुत ही कम लगता है और वो क्या करते रहते हैं? चालक के अंदर क्या करते रहते हैं? अनियमित गति करते रहते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं?
मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। देखिए बच्चों, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाया जा सकता है। मान लीजिए क्या है, नाभिक है परमाणु का, और इस नाभिक वाले पास की कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहर की कक्षाओं में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे जैसे कक्षा क्या होता है, नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, तो इस कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर भी क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम होने लगता है, दुर्बल होने लगता है। और जो नाभिक के पास वाली जो कक्षा होती है उसके अंदर क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है, नाभिकीय बल जो होता है प्रबल होता है। तो जो इनमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको तो बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो बाह्यतम कक्षाओं में होते हैं जिन पर क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण बल नहीं लगता है या नगण्य रहता है, उनको उन कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो धारा प्रवाह के अंदर अपना योगदान देते हैं। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह धातु के अंदर ही विद्यमान होते हैं, धातु से बाहर नहीं निकलते हैं। ये इनको किसी स्पेशल, यानी कि जैसे इसको कार्यफलन के बराबर अगर ऊर्जा दे दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धातु पृष्ठ से बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन ये सामान्य टेम्परेचर पर क्या होते हैं, इस धातु के अंदर ही होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके कारण ही क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है, अर्थात धारा प्रवाहित होती है। देखिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं, बाह्य वातावरण से ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, ये अनियमित गति से करते रहते हैं, लेकिन इनके कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जिस वेग से ये गति करते हैं, यानी कि वातावरण से ऊष्मा लेकर के ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, उसके अंदर गति करते रहते हैं, और जिस वेग से गति करते रहते हैं उसको अपन कहते हैं ऊष्मीय वेग। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपने अपने पास में ये कोई बेलनाकार चालक है, ये बेलनाकार क्या है, कोई चालक है जिस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, जिनसे कोई भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। ओके, और विद्युत धारा क्यों नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि किसी को यहाँ पे कार्य क्षेत्र में लेता हूँ और उस कार्य क्षेत्र से गुजरने वाला जो नेट आवेश होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर जाने वाला इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल आवेश होता है वो बराबर होता है, इसलिए नेट आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और नेट आवेश शून्य होने के कारण यहाँ पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और ये जो जिस वेग से गति करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, ऊष्मीय वेग कहते हैं। मान लीजिए इसमें n इलेक्ट्रॉन है, तो उन n इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग हो जाएगा u1 u2 u3 डॉट 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 un। ये सभी का क्या होता है, ऊष्मीय वेग होता है। और इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग होता है वह होता है शून्य होता है, औसत ऊष्मीय वेग। यानी कि u एवरेज अगर मैं निकालूं तो u1 u2 u3 डॉट 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 un अपॉन n। n कितने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, सभी इलेक्ट्रॉनों का अगर भाग लगा देंगे तो औसत ऊष्मीय वेग आ जाएगा शून्य। और ये भी कहा जा सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, मैंने इसके दो कारण बताया। पहले बताया कि जो इसका नेट आवेश होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश जो होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश जो होता है, नेट आवेश वह शून्य होता है, क्योंकि दाईं ओर से जितना आवेश जाता है उसी समय में बाईं ओर से भी उतना ही आवेश उससे गुजरता है, तो नेट आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसके कारण इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। एक रीजन और कहा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चालक के अंदर, वो क्या करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। और कौन से वेग से, ऊष्मीय वेग से, यानी कि बाह्य वातावरण से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करके क्या करने लग जाते हैं, अनियमित गति करने लग जाते हैं, तो उनका औसत ऊष्मीय वेग जो होता है शून्य होता है। इसके कारण भी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यह होता है बेटा आवेशों का प्रवाह है। मैंने कल एक बात और बताई थी, यदि किसी विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो यहाँ पर नेट आवेश शून्य हो जाएगा, जिसके कारण भी विद्युत धारा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। मैंने कल बच्चों आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मान लीजिए सारे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स
यहाँ पे मैं विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दूं तो सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब देखिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा के अंदर क्या हो जाती है, धारा प्रवाहित होने लग जाती है। लेकिन मुझे कमेंट करके एक बच्चे ने बताया कि सर कोई मान लीजिए अपने पास में कोई साल्ट है, कोई मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड का कोई घोल है, उसमें आयंस होते हैं धनायन और ऋणायन। ये सारे धनायन क्या कर दें, अगर ये सारे धनायन और ऋणायन क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करंट उत्पन्न होगा। और उसने मुझे एक अजीब सी बात बताई कि मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड का एक घोल ले लेते हैं और उस पूरे घोल को एक टंकी में भर देते हैं। उस टंकी में भरने के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड के आयन उसके अंदर उपस्थित होते हैं उस टंकी में। उस टंकी से अगर मान लीजिए अपन मोटर कनेक्ट कर दें और मोटर उस पानी को क्या करती है, फ्लो करती है, तो सारे आयंस क्या करते हैं, उस पानी के साथ में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो अगर उस पानी को कोई व्यक्ति टच करेगा तो उसे करंट लगना चाहिए, क्योंकि सारे आयंस क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक नियमित गति करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो होने लग जाता है। पर बच्चों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर उस घोल के अंदर धनायन और ऋणायन दोनों क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति तो कर रहे हैं, साथ में देखिए नेट आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसलिए कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब करते हैं बात नेक्स्ट बात की। देखिए जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धातु का जब इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा से गति करता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी अधिक होती है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाते हैं, टक्कर करने लग जाते हैं। तो देखिए कुछ टर्म्स है जिनको यहाँ पे डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद में इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, टकराएगा। तो दो क्रमागत टकराओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी होती है उसको बोलते हैं मुक्त पथ, इसको बोलते हैं बच्चों मुक्त पथ कहते हैं, और इसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। ये जैसे इलेक्ट्रॉन आके इससे टकरा है, एक ही टक्कर हुई और इससे टकराने के बाद में उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और दूसरे क्या है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो जो दूरी तय की जाती है उसको बोलते हैं अपन क्या, मुक्त पथ कहते हैं। और खूब सारे इलेक्ट्रॉनों का मुक्त पथों का योग कर दें तो उसे कहते हैं माध्य मुक्त पथ। और दो क्रमागत टकराओं के मध्य ये मुक्त पथ तय करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं विश्रांति काल। विश्रांति काल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको टो से प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे कि क्या होता है। अब चलते हैं बच्चों अपवहन वेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं अपवहन वेग। देखिए बच्चों मैंने अभी भी जस्ट आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, ऊष्मीय वेग से गति करते रहते हैं। और ऊष्मीय वेग क्या होते हैं, यानी कि धातु के जो धात्विक चालक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्य वातावरण से ऊष्मा के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करके जिस वेग से गति करते हैं उसको अपन कहते हैं अपवहन वेग। ओके, जैसे मान लीजिए माना कि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है जिनका ऊष्मीय वेग क्रम से क्या है, ऊष्मीय वेग u1 u2 u3 डॉट 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 un है। ये तो ऊष्मीय वेग है। और चूंकि अपन जानते हैं कि ऊष्मीय वेग क्या होता है, औसत ऊष्मीय वेग हो जाता है 0, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपॉन n। इसमें क्या है, n इलेक्ट्रॉन है। ओके, n इलेक्ट्रॉन है जिनका ऊष्मीय वेग क्या दे रखा है, u1 u2 u3 डॉट 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 un, और इनका औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, 0 होता है। जब इसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो कौन से वेग से गति करते हैं, ऊष्मीय वेग से गति करते रहते हैं। ओके, यानी कि इसका u1 है, इसका u2 है, इसका u3 u4 u5 u6 un। अगर मान लीजिए इसी चालक पर मैं क्या कर दूं,
बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देता हूँ। बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने का मतलब होगा इसको प्लस आवेशित कर दिया और इसको कर दिया माइनस आवेशित, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जिसकी डायरेक्शन P से Q की ओर है। तो देखिए P से Q की ओर है, इट मीन्स इधर तो धनावेश की प्लेट लगा दी, इधर ऋणावेशों की प्लेट लगा दी, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। और वो गति क्यों करेंगे, क्योंकि जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगने लग जाता है, बल लगने लग जाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर क्या लगने लग जाता है, बल लगने लग जाता है। और वो बल कितना लगेगा, वो बल लगेगा Fe इक्वल्स टू, अपन सब जानते हैं QE, और Q बराबर कितना है, -E। इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Fe बराबर हो जाएगा -EE। इतना इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। किसके कारण लगेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस चालक के ऊपर अपन ने क्या आरोपित कर दिया, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर जाने लग जाते हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन उधर जाने लग जाते हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उस पर क्या लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है Fe इक्वल्स टू EE। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए तो इसका त्वरण क्या होगा, इस प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा, अपन जानते हैं बच्चों F बराबर होता है ma, तो Fe बराबर ma, यहाँ पे लिखूँ मैं तो यहाँ पे आ जाएगा EE अपॉन A बराबर आ जाएगा -EE अपॉन me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये हो गया बच्चों इसकी त्वरित गति। अब चलते हैं अपवहन वेग क्या होता है। ये तो अपन ने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है अंदर की बात, कि जब इसके ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति से करेंगे, और जब इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगने लग जाता है, विद्युत बल लगने लग जाता है, तो यह त्वरित गति करने लग जाते हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नियमित गति कर रहे हैं, और नियमित गति कर रहे हैं तो इधर क्या प्रवाहित होने लग जाती है, विद्युत धारा। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन किसके ऊपर, अपवहन वेग के ऊपर। अपवहन वेग क्या होता है, जब किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जिस नियमित वेग से गति करने लगते हैं उस नियमित वेग के औसत मान को ही क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। माना कि जब किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्रमशः V1 V2 V3 Vn वेग से क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाता है। तो अपवहन वेग क्या होगा, अपवहन वेग हो जाएगा, इसको Vd से इंडिकेट करते हैं, और वो हो जाएगा बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों के वेग के औसत मान को ही क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। देखिए बच्चों, गति के प्रथम समीकरण से V बराबर क्या हो जाता है, U + AT। ओके, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा U1 + A⁴1। देखिए मैंने यहाँ पर V1 तो ले लिया, इसका वेग V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है और इसका Vn है। तो मेरे V1 की जगह ले लिया U1 + A⁴1, लेकिन A1 नहीं लिया, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कौन से नियमित त्वरित वेग से क्या करते रहते हैं, त्वरण से गति करते रहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बल क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन है उस पर बल क्या लग रहा है, समान लग रहा है, तो सभी का त्वरण भी क्या होगा, समान होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको अपन क्या कर देते थे, मिटा देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने यहाँ पर V1 फाइंड किया, अब V2 भी फाइंड कर लेते हैं, U2 + A⁴2, और इस प्रकार से अपन चलते रहेंगे और लास्ट में निकाल लेते हैं Vn बराबर Un + A⁴n। ओके, और ये सभी वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो अपने पास में आ जाएगा
वी डी बराबर U1 प्लस ए टो 1, U2 प्लस ए टो 2 डॉट 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 आगे आ जाएगा Vn, यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो Vn की वैल्यू कितनी आ गई, इस बात को कोई भूलेगा नहीं, यू एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। देखो बच्चों, प्लस UN प्लस ए टो n अपॉन n, इसके अंदर भाग लगा दिया। देखिए बच्चों, अपन क्या करते हैं, U1 U2 डॉट 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 UN तक एक टर्म बना लेते हैं, तो ये बन गया U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 U1। अब ए टो 1, यहाँ से ए और यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो n, ओके, और इसके नीचे लगा देते हैं n। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई अपॉन 2 बराबर हो जाता है x अपॉन 2 y अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो पहले n को इसके नीचे ले जाएंगे और n को उसके नीचे ले जाते हैं, तो वी डी बराबर आ गया U1 U2 डॉट डॉट UN अपॉन n, ये तो एक टर्म हो गया, और यहाँ पे प्लस ए टो 1 टो 2 डॉट डॉट टो n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये औसत ऊष्मीय वेग है, ये क्या है, औसत ऊष्मीय वेग है, यानी कि ये U एवरेज है, और U एवरेज की वैल्यू होती है 0, यानी कि U1 U2 डॉट डॉट UN अपॉन n, इसकी वैल्यू हो जाती है 0, और इसको मैं क्या मान सकता हूँ, टो 1 टो 2 डॉट डॉट टो n अपॉन n, इसको मान लेता हूँ मैं औसत विश्रांति काल, ओके। तो इस दोनों जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 और यहाँ पर ए टो लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए क्या आ गया अपने पास में आ गया वी डी इजुकस टू 0 प्लस ए और टो, यानी कि वी डी इजुकस टू आ गया ए टो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने ए बराबर निकाला था, अभी ए बराबर मैंने निकाला था जो इलेक्ट्रॉन का त्वरण होता है माइनस ई अपॉन एम ई, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी डी इजुकस टू माइनस ई अपॉन एम ई इंटू टो, ये हो गया इसका औसत क्या, अपवहन वेग, ओके स्टूडेंट्स। इस प्रकार से अपन ने निकाल लिया बच्चों यहाँ पर अपवहन वेग। अपवहन वेग, अगर इस पर सदिश लगाया हुआ है तो अपवहन वेग, अगर मान लीजिए इसे सदिश हटा दे तो अपवहन चाल क्या आ जाएगी, अपवहन चाल आ वी डी बराबर ई अपॉन एम ई इंटू टो। ये जहाँ पर ई क्या है, ई है आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये ई की वैल्यू होती है। एम क्या होता है, एम ई होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31 kg। देखिए बच्चों, ये कांस्टेंट, ये आरोपित, और ये होता है क्या, विश्रांति काल। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और बच्चों न्यूमेरिकल इसके निकालते रहिए, और आज से आपके नोट्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही वीडियो आपका दिखेगा, वीडियो के नीचे एरो का साइन होता है, ऐसे जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो के नीचे इधर होता है टॉपिक लिखा हुआ, और उसके पास में होता है ऐसा एक साइन। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, जिसमें आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है उसका लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से ई नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।